नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मशीन डिज़ाइन की इस मैराथन क्लास में। और आज की ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली, तो फटाफट सभी दोस्त एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों को भी लाइव क्लास में लेकर आ जाएंगे, जिससे वे भी अपने एग्ज़ाम से पहले इस मैराथन क्लास को लें और अपने एग्ज़ाम को वो बेहतरीन तरीके से करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मशीन डिज़ाइन में हम 6वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, देन उसके बाद सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हुए चलने वाले हैं। और यहाँ पर हम केवल उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो जिनके कल आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, कपलिंग ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके हर सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपको कपलिंग के बारे में बताते हैं कि आखिर कपलिंग क्या होता है। देखिए, कपलिंग का मतलब ये है कि दो शाफ्टों को आपस में कनेक्ट करना और पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, सिंपली वो कपलिंग का काम होता है। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी है कि दो घूमती हुई शाफ्टों को आपस में स्थायी रूप से जोड़ने के लिए जिस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, जिस यांत्रिक युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे हम कपलिंग कहते हैं। और कपलिंग के थ्रू एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर को आसानी से ट्रांसमिट किया जाता है। देखिए, कपलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो शाफ्टें हैं वो 7 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि जब आपकी शाफ्ट ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो जब आप पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उन शाफ्टों में जो है वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिसके कारण पावर का जो लॉस है वो ज़्यादा होने लगता है। तो आई होप आपको कपलिंग समझ में आ गया होगा। कपलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो फिर उतना आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यदि ये टॉपिक आपके कल सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, तो आपका जो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेसेसिटी ऑफ कपलिंग के बारे में, यानी कि कपलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई मैकेनिज़्म लाना आवश्यक होता है। उसी के थ्रू ही हम जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को जो है ट्रांसमिट कर पाते हैं। अब कपलिंग ही क्यों लाई गई, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, कपलिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू हम पावर को जो है बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि कपलिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें हम पावर को बिना लॉस किए बहुत ही कम मात्रा में पावर को लॉस किए और अधिक मात्रा में जो है हम पावर का ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हैं, आप इनको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता है, चालक शाफ्टों से चलित शाफ्टों तक जो आपका घुमाव घूर्ण होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए यह सबसे प्रभावी युक्ति होती है। यानी कि जो आपका कपलिंग मैकेनिज़्म होता है, इसका अधिकतर प्रयोग हम घुमाव घूर्ण को, यानी कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यदि चालक शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट संरेखीय ना हो अपितु किसी कोण पर स्थित हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है उसके थ्रू हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जी हाँ, यही कारण है कि आपका जो आपकी कपलिंग है वो ज़्यादा इफ़िशियंसी इसकी मानी जाती है, क्योंकि जो है फ्लेक्सिबल कपलिंग में यदि दो शाफ्टें किसी कोण पर भी हैं, तो हम यहाँ पर भी कपलिंग की सहायता से पावर को ट्रांसमिट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कपलिंग आपको क्या होता है समझ में आ गया होगा। कपलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। और इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि जो प्रायः जो शाफ्ट प्रयोग की जाती है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी जो लेंथ है 7 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने अभी उसके बारे में आपको बता दिया। और भी यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि यदि परिचालन परिस्थिति में शाफ्ट पर लगातार थ्रस्ट या कंपन आ रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग कर इन कंपनों को रोका जा सकता है। तो आई होप आपको जो है कपलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में समझ में आ गया होगा।
अब कपलिंग के लाभ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, इसकी सहायता से यानी कि कपलिंग की सहायता से दो शाफ्टों को आपस में आसानी से जोड़ सकते हैं और अत्यधिक कंपन की संभावना के कारण इन प्रायः शाफ्टों को जो है ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाता। यानी कि कपलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए छोटी छोटी लेंथ की जो शाफ्टें होती हैं उनको आपस में कनेक्ट कर कर आसानी से हम पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसकी सहायता से आसानी से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक उच्च शक्ति पारित की जा सकती है, यानी कि हाई पावर जो है इसके माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, यह एक धनात्मक ड्राइव होता है, यानी कि जो आपका कपलिंग है वो आपका एक प्रकार का पॉजिटिव ड्राइव होता है। परिचालन के समय यानी कि पावर को ट्रांसमिट करते समय इसके बीच जो है वो स्लिप नहीं होता, यानी कि जैसे आपका, यदि आपने बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ा हो तो बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिट करते समय आपका पट्टा कभी कभी निकल जाता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती, किसी भी प्रकार का जो यहाँ पर स्लिप नहीं होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कपलिंग ऐसे शाफ्टों को भी आसानी से जोड़ सकते हैं जो एक सीध में ना हो अर्थात किसी कोण पर स्थित हो। तो ऐसी कंडीशन में हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का उपयोग करके हम पावर को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि दो शाफ्ट, एक शाफ्ट यहाँ पर है, एक शाफ्ट यहाँ पर है, ये दोनों शाफ्टें एक अक्ष पर नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम फ्लेक्सिबल कपलिंग के थ्रू पावर को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें आसानी से खोला व बांधा जा सकता है, इसके द्वारा स्थायी जोड़ बनता है जबकि क्लच अस्थायी जोड़ बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप इसके एडवांटेज समझ में आ गए होंगे। बाकी जो पॉइंट बचे हैं इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ के वहां से समझ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कपलिंग में जो है वो दो प्रकार की कपलिंग होती है, एक होती है रिजिड, दूसरी होती है फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है दृढ़, यानी कि जो शाफ्टें होंगी वो सामने सामने होंगी, उसमें पावर का ट्रांसमिशन होगा। और फ्लेक्सिबल में क्या होगा कि एक शाफ्ट यहाँ होगी और एक शाफ्ट यदि यहाँ पर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल कपलिंग की सहायता से हम पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो आई होप रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो चलिए रिजिड कपलिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर रिजिड कपलिंग क्या होता है। देखिए, जब हम कपलिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कपलिंग की बात करते हैं, तो जो सबसे सिंपल वाला कपलिंग होता है वो आपकी रिजिड कपलिंग ही होती है। ये एक सरल प्रकार की कपलिंग होती है जो ऐसे प्रयोग में लाई जाती है जहां पर मिलने वाले शाफ्ट जो हैं एक ही रेखा में होते हैं, यानी कि एक शाफ्ट यहाँ है, इसी लाइन में दूसरी शाफ्ट होगी, तो इस स्थिति में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो है रिजिड कपलिंग का उपयोग करते हैं। और ये कपलिंग जो है झटका मुक्त होती है, इसमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होता है। कपलिंगों की संरचना सरल होती है और ये जो आपके रिजिड कपलिंग है वो अन्य कपलिंगों की तुलना में सस्ते होते हैं। अब रिजिड कपलिंग भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका आता है मफ कपलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया। और वहीं पर आपका एक आता है फ्लंज कपलिंग। फ्लंज कपलिंग को आप पढ़ लीजिएगा। मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, मफ कपलिंग क्या होती है, या स्लीव कपलिंग क्या होती है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो जो आपकी मफ कपलिंग होती है इसकी भी संरचना जो है वो सबसे सरल होती है। इस जोड़ में एक खोखले बेलन या स्लीव की एक अतिरिक्त जो आपकी कुंजी होती है उसी के साथ सभी जो शाफ्टें हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और पावर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो स्लीव की आंतरिक सतह पर आपकी की का जो वे है, जो मार्ग है वो कटा होता है। इनपुट तथा आउटपुट शाफ्टों को स्लीव के दोनों सिरों में डालकर इसमें की लगा देते हैं और आपका पूरा मैकेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यह आपका एक स्लीव है, इसी में क्या करेंगे कि आपकी इधर से इनपुट शाफ्ट लगा देंगे, इधर से आपकी आउटपुट शाफ्ट लगा देंगे और इसमें हम क्या कर देंगे कि इसको यहाँ पर आपका की का जो स्थान बना है इसमें हम की लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर जो कपलिंग का मैकेनिज्म है मफ कपलिंग का वो तैयार हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है लाभ वगैरह भी देख लीजिए कि सबसे सरल कपलिंग होती है, इसमें मात्र दो घटक होते हैं, यानी कि इस कपलिंग में केवल दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका स्लीव होता है, दूसरा आपका केवल की होता है। इसकी संरचना बहुत ही कॉम्पैक्ट यानी कि सरल होती है, इसलिए अन्य मशीन मतलब जो आपकी लोड उठाने वाली मशीनें होती हैं वो उनमें जो है इसका जो बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसमें बाहर निकला हुआ कोई भाग नहीं होता, इस कारण इसकी परिचालन में भी सुरक्षा बनी रहती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का पार्ट वगैरह नहीं निकला रहता है, जिससे इसको ऑपरेट करने में किसी भी ऑपरेटर को या व्यक्ति को आसानी होती है। और ये जो है बहुत सस्ते
होते हैं। तो आई होप आपको इसके लाभ वगैरह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसकी हानि के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का लाभ है तो उसका हानि भी होना आवश्यक है। तो यह फ्लैंज कपलिंग की तुलना में अधिक अच्छी जगह घेरती है, यानी कि जो आपका ये मफ कपलिंग होती है वो फ्लैंज कपलिंग के तुलना में इसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसे बंद करना और खोलना कठिन होता है, यानी कि इसको इस मैकेनिज्म को पूरा फिक्स करना और उसको फिर से अलग करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मफ और शाफ्ट के ऊपर इसकी लंबाई की आधी दूरी से अधिक खिसकाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इसको लगाने के लिए शाफ्टों की बिल्कुल सही मिलान की आवश्यकता होती है, यानी कि दो शाफ्टें बिल्कुल एक ही लाइन में होंगी, एक ही एक्सिस में होंगी, तभी इनको असेंबल करना संभव होता है, अन्यथा की स्थिति में इनको असेंबल भी आसानी से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसके द्वारा शाफ्ट पर आने वाले झटके या कंपनों को शोषित नहीं कर सकती, यानी कि यदि इस पर कंपन या झटके लगते हैं तो वो या उन कंपन या झटकों को नहीं सह सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, इसी का मफ कपलिंग का डिज़ाइन का फिगर आप यहाँ से देख लीजिए। इसका डिज़ाइन वगैरह का जो आपका प्रूफ है उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, मफ कपलिंग के डिज़ाइन के लिए यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, फिगर वगैरह तैयार कर लीजिएगा। देखिए L बराबर 3.5D क्या है। देखिए D होता है ये जो शाफ्टें लगी हैं इनका व्यास, D का मान लीजिए व्यास आपका आया 2, तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, ये होता है 3.5D, यानी कि इसका जब आप गुणा कर देंगे तो 7 जो आपकी सेंटीमीटर या मीटर होगी वो आपकी इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी कि जो D वाला पार्ट है वो शाफ्ट का व्यास है। जैसे ही आप शाफ्ट का व्यास निकाल लेते हैं आप इसकी लंबाई भी आसानी से निकाल सकते हैं, और भी सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, तो आई होप आपको मफ कपलिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मफ कपलिंग का जो आपका डेरिवेशन है वो उसको आप देख सकते हैं। इस वाले पार्ट पे आपकी की लगी होती है, ये आपकी आउटपुट शाफ्ट होती है, ये आपकी इनपुट शाफ्ट होती है। इस वाले पार्ट को हम स्लीप के नाम से जानते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप इसका आपको शाफ्ट का व्यास वगैरह आप जब निकाल लेते हैं तो जितना आपका इस शाफ्ट का व्यास आता है उसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो यहाँ पर स्लीप की लंबाई आसानी से निकाल आती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, अब हम पढ़ेंगे फ्लैंज कपलिंग के बारे में, क्योंकि फ्लैंज कपलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है। फ्लैंज कपलिंग क्या होती है, आइए हम बात करते हैं। देखिए, फ्लैंज कपलिंग भी आपका जो है एक रिजिड कपलिंग का पार्ट है, तो इसीलिए इन्हें हम दृढ़ कपलिंग भी कहते हैं। एक फ्लैंज कपलिंग में दो फ्लैंज होते हैं जो दोनों शाफ्टों पर कुंजियों के साथ लगे होते हैं, यानी कि फ्लैंज कपलिंग में दो प्रकार के फ्लैंज होते हैं जो कि दो शाफ्टों में की के साथ लगे होते हैं। अब इन फ्लैंजों को बोल्टों की सहायता से आपस में बद्ध करके शाफ्ट से जो है पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि जिस पे इसका जो आपका फ्लैंज कपलिंग होता है इसमें जो फ्लैंज लगे होते हैं उनको बोल्टों की सहायता से आपस में फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद जो है जो आपकी शाफ्ट होती है उससे हम इसमें पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं। और वही चीज़ इसमें लिखी है कि अब इन शाफ्टों को बोल्टों की सहायता से आपस में फिक्स करके चालक शाफ्ट से शक्ति चलित शाफ्ट को पारेषित कर दी जाती है। शक्ति का जो यानी कि पावर का जो ट्रांसमिशन है वो पहले चालक शाफ्ट से उसकी कुंजी में होता है, यानी कि जो आपका पावर का ट्रांसमिशन जो पहले पावर आती है तो शाफ्ट की की में जाती है, शाफ्ट की की में होती हुई वो फ्लैंज में जाती है, और उसके बाद फ्लैंज से दूसरी फ्लैंज की तरफ होते हुए दूसरी कुंजी में जाती है, और उसके बाद वो शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाती है। तो आई होप आपको फ्लैंज कपलिंग के जो वर्किंग है जिस प्रकार यहाँ पर लिखी है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ के समझ लीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं फ्लैंज कपलिंगों की विशेषता के बारे में कि आखिर फ्लैंज कपलिंग में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसकी संरचना सरल होती है तथा इसका डिज़ाइन तथा प्रोडक्शन करना आसान होता है। इन्हें आसानी से बांधा जा सकता है व खोला जा सकता है। और बांधा और खोला कैसे जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है फ्लैंज के साथ जो बोल्ट लगे होते हैं उसको हम आसानी से खोल सकते हैं और उसको की को भी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसके द्वारा उच्च शक्ति पारेषण किया जाता है, यानी कि फ्लैंज कपलिंग के साथ हाई पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, ये मफ कपलिंग के तुलना में अधिक त्रिज्यीय स्थान घेरता है, यानी कि मफ कपलिंग की तुलना में और भी ज़्यादा स्थान घेरता है। अन्य दृढ़ कपलिंगों की भांति
इनको भी ऐसे अनुप्रयोगों में नहीं लाया जा सकता जहां शाफ्ट के अक्ष मिलाने में नहीं हो। यानी कि जो आपकी फ्लेंज कपलिंग होती है उसमें भी एक कंडीशन होती है कि दो शाफ्टें एक ही अक्ष पर होनी चाहिए, तभी हम जो है फ्लेंज कपलिंग में पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ये झटके तथा कंपनों को शोषण नहीं करती हैं, यानी कि फ्लेंज कपलिंग में यदि वाइब्रेशन वगैरह होता है तो ये उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अब फ्लेंज कपलिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग और दूसरा आपका होता है प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग। तो आई होप फ्लेंज कपलिंग के बारे में समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। देखिए फ्लेंज कपलिंग अलग है। फ्लेंज कपलिंग की कंडीशन है कि आपकी जो दोनों शाफ्टें हैं वो एक ही अक्ष पर होंगी तभी पावर को ट्रांसमिट हो पाएगा। लेकिन जो आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होगा। इसमें क्या होगा कि पावर का जो ट्रांसमिशन है, यदि एक शाफ्ट की अक्ष ये है दूसरी शाफ्ट यहाँ पर है तो भी हम इसमें आसानी से पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखिए कि दृढ़ कपलिंगों के लिए यह आवश्यक है, यानी कि फ्लेक्सिबल कपलिंग यानी लचीली कपलिंगों के लिए आवश्यक है कि शाफ्टों का जो सही मिलान है वो होना चाहिए। लेकिन जो आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग में आते हैं तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि शाफ्ट का जो एक्सिस है वो एक ही बराबर हो। इसमें जो यदि एक्सिस उनका ऊपर नीचे है तब भी हम पावर को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आई होप फ्लेक्सिबल कपलिंग भी समझ में आ गया होगा। देखिए और जितनी भी प्रकार की आपकी रिजिड कपलिंग होती है उसमें एक चीज़ सेम होती है कि इसमें जो शाफ्ट की अक्ष है वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि शाफ्ट की जो अक्ष है वो एक ही लाइन पर है, यदि ऊपर नीचे भी है तो उसमें हम आसानी से पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल कपलिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका यूनिवर्सल जॉइंट पूछा जाता है, या इसी को हम हुक जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसके फिगर वगैरह देखकर भी समझ गए होंगे कि एक शाफ्ट यहाँ है दूसरी शाफ्ट यहाँ है, तब भी हम इसमें आसानी से जो है वो पावर को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो यह कपलिंग किसी कोण पर काटती दो शाफ्टों के बीच शक्ति को ट्रांसमिट कर पाने में सहायक होती है। यानी कि जो आपका यूनिवर्सल कपलिंग होती है, यदि दो शाफ्ट किसी एंगल पर हैं तो वो भी क्या है उसमें भी हम आसानी से पावर ट्रांसमिट कर पाते हैं। दो अक्षों के बीच झुकाव जो है वो सैद्धांतिक रूप से स्थिर होता है, किंतु परिचालन के समय यह बदलता है। यानी कि जब ये रुकी हुई होती है तो इनके बीच जो झुकाव है वो फिक्स होता है। लेकिन ये जब ये दोनों कपलिंग वर्किंग मोड में आती हैं, जब इनसे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो इनका जो है कोण का मान है वो बदलता रहता है। इन कपलिंगों में जोड़े जाने वाले दोनों शाफ्टों के सिरों पर यू आकार का चिमटा बना होता है। आप देख ही सकते हैं कि एक यू आकार का यहाँ पर चिमटा बना है, एक यू आकार का यहाँ पर चिमटा बना है। इन दोनों चिमटों के सिरों पर बेयरिंग द्वारा एक क्रॉस लगा दिया जाता है। यानी कि इन दोनों सिरों पर एक बेयरिंग के द्वारा यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस के दोनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट की गति इसी क्रॉस की सहायता से पारेषित की जाती है। यानी कि इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में जो पावर का ट्रांसमिशन होगा वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू संभव हो पाता है। इनका प्रयोग वाहनों के गियर बॉक्स में या डिफरेंशियल गियर में अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें से क्या है कि जो आपकी घुमाव गति है उसको एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो इस मैकेनिज्म को हम उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला फिगर आपका उल्टा बना दिया गया, यानी कि हर प्रकार से इसमें पावर को ट्रांसमिट कर पाना संभव है। तो आई होप यूनिवर्सल जॉइंट या हुक कपलिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो लाभ वगैरह भी देख लीजिए कि इस ऐसे शाफ्टों को जोड़ने में उपयोगी जो प्रभावी कोण होता है वो स्थिर होता है। जोड़ते समय इसमें कोण स्थिर होता है, आसानी से जोड़ पाते हैं। लेकिन जब ये वर्किंग मोड में आ जाते हैं तो इनका कोण का जो मान है वो समय के साथ बदलता रहता है। व्यवहार में गति पारेषण के समय शाफ्टों के बीच का कोण नियत नहीं रहता है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। उच्च बलाघूर्ण पारेषित करने के लिए यानी कि मैक्सिमम टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए इस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो आई होप यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो आपका 7वां चैप्टर आता है जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट, पेचदार जोड़ों का डिज़ाइन। अब स्क्रू जॉइंट क्या होता है वो समझ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपका जो क्लैंप वगैरह है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए कि आखिर डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट यानी स्क्रू जॉइंट क्या होता है। घर में आपने बेलन देखा होगा, यदि हम उस बेलन में
थ्रेड काट दें, चूड़ियाँ काट दें तो वो हमारा एक पेंच बन जाता है, स्क्रू बन जाता है। तो जैसे आपसे कोई पूछा कि स्क्रू क्या होता है, कि यदि किसी बेलनाकार सतह पर यदि हम चूड़ी काट देते हैं तो वह एक स्क्रू बन जाता है। यह चूड़ी थ्रेड कहलाती है। ये ऐसे पेंचों की सहायता से बने एक अस्थायी जोड़ पेंचदार जोड़ कहलाते हैं। किसी पेंचदार जोड़ में मुख्य 3 तत्व होते हैं। पहला आपका स्क्रू या बोल्ट होता है, आपने देखा ही होगा स्क्रू या बोल्ट क्या होता है, नट और वाशर। अब नट और वाशर आपको पता ही होगा, बोल्ट भी आप देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार का जो है वो बना होता है, इसमें जो है आपकी थ्रेड कटी होते हैं। नट क्या होता है कि इसी में जो गोल गोल पार्ट होता है उसी में थ्रेड कटे होते हैं, इसके ऊपर कस दिया जाता है और वाशर भी आपका यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर आपको इतना बताना था कि आपका जो है ये स्क्रू क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर यहाँ पर बता दूं कि किसी बेलनाकार सतह पर हेलिकल ग्रूवों को काट देने पर वह एक पेंच बन जाता है, स्क्रू बन जाता है। ये ग्रूव चूड़ी कहलाते हैं और ऐसे स्क्रू की सहायता से बने अस्थायी जोड़ पेचदार जोड़ कहलाते हैं। यानी कि इसके सहायता से जो जोड़ बनते हैं वो एक टेम्परेरी जोड़ होता है, उसको हम आसानी से खोलकर भी अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं पावर स्क्रू के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर स्क्रू क्या है। पावर स्क्रू एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से घुमाऊ गति को रेखीय गति में बदला जाता है या आसानी से पावर को पारेषित यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, पावर स्क्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर स्क्रू एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से जो आपकी घुमाऊ गति होती है उसको रेखीय गति में बदला जाता है या आसानी से पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। गति को परिवर्तित करने के कारण इन्हें ट्रांसलेशन स्क्रू भी कहते हैं। यानी कि ये जो पावर स्क्रू होते हैं ये क्या करते हैं कि गति को परिवर्तित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए इनको क्या है ट्रांसलेशन स्क्रू भी कहते हैं। इनके मुख्य उपयोग भी देख लीजिए कि वाहनों या भारी वस्तुओं को उठाने यानी कि स्क्रू जैक जैसे मैकेनिज्म में पावर स्क्रू इन सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मशीनन प्रक्रियाओं के दौरान शुद्ध आकलित रेखीय गति पाने के लिए जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू वगैरह में पावर स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कार्यखंड को पकड़ने के लिए जैसे बेंच वाइस या क्लैंप वगैरह में भी पावर स्क्रू का उपयोग किया जाता है। अब इसके लाभ क्या है, इसकी भार वहन क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि पावर स्क्रू के क्या होता है कि ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो काफ़ी ज़्यादा वजन को सह सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि कॉम्पैक्ट मशीनों को बनाने में इन स्क्रू का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत कम रखा जाता है। पावर स्क्रू बनाना बहुत आसान होता है। वर्गाकार चूड़ी को लेथ मशीन पर, जबकि समलंबाकार चूड़ी यानी कि ट्रेपेजोइडल जो थ्रेड होती है उनकी चूड़ियों को मिलिंग मशीन यानी कि थ्रेड मिलिंग मशीन पर बनाया जा सकता है। किसी वर्गाकार चूड़ी के लिए यांत्रिक लाभ का मान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसका परिचालन सुगम तथा शोर रहित होता है। यानी कि पावर स्क्रू क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से घुमाऊ गति को हम रेखीय गति में आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसलेशन स्क्रू भी कहा जाता है। अब इसका उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने में किया जाता है। मशीनन प्रक्रियाओं में किसी भी वस्तु को पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लाभ भी कुछ होते हैं, जैसे ये बहुत अधिक भार वगैरह को सहन कर सकता है और मशीनों में इन स्क्रू का जो है बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है साइज में छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी आसानी से इनको ले जाया जा सकता है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत कम होती है और ये विश्वसनीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब पावर स्क्रू के लाभ पढ़ लिए तो पावर स्क्रू की हानियां भी होंगी। तो इन स्क्रू की जो शक्ति है वो बहुत कम 40% तक होती है। इस कारण इसका प्रयोग सतत शक्ति पारेषण में नहीं किया जाता है, यानी कि जो कंटिन्यूअस तरीके से पावर को ट्रांसमिट करने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब पावर स्क्रू में कुछ उपर्युक्त तो चूड़ियाँ बनी होती है। तो 3 प्रकार की चूड़ियाँ काफ़ी बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है कि स्क्वायर थ्रेड क्या होते हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड क्या होते हैं, बटरफ्लाई थ्रेड क्या होते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड के बारे में आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि पावर ट्रांसमिशन के लिए सैद्धांतिक रूप से सबसे उपयुक्त कोई किसी चूड़ी को कहा गया है तो आपकी स्क्वायर थ्रेड होती है। इसकी दक्षता समलंबाकार चूड़ी की तुलना में अधिक होती है क्योंकि चूड़ी की सतह
अक्ष में लंबवत होती है। देखिए इसकी जो एक्सिस है वो लंबवत होती है। अब इसके कारण नट पर किसी भी प्रकार का जो त्रिज्य दबाव नहीं लगता है और नट की जो चाल है वो सुगम होती है और उसकी आयु भी आसानी से बढ़ जाती है। तो ये था आपका स्क्वायर थ्रेड। बाकी इन चीज़ों के बारे में आप जो है इसके बारे में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं ट्रेपेजोइडल थ्रेड के बारे में, समलंबाकार चूड़ियों के बारे में। देखिए जब हम बात करते हैं समलंबाकार चूड़ियों के बारे में, तो इसमें जो वर्टिकल एक्सिस पे जो कोण होता है वो 15 डिग्री का रखा जाता है और इनकी चूड़ियों के मध्य जो कोण बना होता है वो 30 डिग्री तक का कोण होता है। इन चूड़ियों को बहुत आसानी से मल्टी पॉइंट टूलों की सहायता से थ्रेड मिलिंग मशीनों पर बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो ट्रेपेजोइडल थ्रेड होती हैं उनको बहुत आसानी से मल्टी पॉइंट टूलों की सहायता से जो आपकी थ्रेड मिलिंग मशीन होती हैं उसमें इनको हम आसानी से बना सकते हैं। इन चूड़ियों के कोर व्यास पर मोटाई जो है वो वर्गाकार चूड़ियों की तुलना में अधिक होने के कारण जो पावर का ट्रांसमिशन है वो आसानी से और सुगम हो पाता है। ठीक है, इसी का आपके सामने यहाँ पर फिगर दिखा है कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो दोनों थ्रेडों के बीच में कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। बाकी इस साइड वाला जो एंगल होता है वो 15 डिग्री का रखा जाता है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ से पढ़कर भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बटरेस थ्रेड। अब बटरेस थ्रेड क्या है, जो आपने अभी समलंबाकार चूड़ी पढ़ी यानी कि ट्रेपेजोइडल थ्रेड पढ़ा और यहाँ पर आपने स्क्वायर पढ़ा, इन दोनों का जो मिक्स है वो आपका बटरेस थ्रेड कहलाता है। एक अन्य प्रकार की चूड़ी बटरेस चूड़ियाँ होती हैं जो स्क्वायर यानी कि जो वर्गाकार और समलंबाकार दोनों प्रकार की चूड़ियों की विशेषताएं अपने में समाहित रखती हैं। यानी कि बटरेस थ्रेड ऐसे थ्रेड होती हैं जिनमें आपका जो आपकी वर्गाकार चूड़ी के भी गुण होते हैं और समलंबाकार चूड़ी के भी गुण होते हैं। इन चूड़ियों का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर हाई जो एफिशिएंसी की पावर को ट्रांसमिट करना होता है। तो आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्क्रू क्लैंप के बारे में। इस पे शॉर्ट नोट काफ़ी बार पूछा गया है, तो चलिए आपको बताते हैं स्क्रू क्लैंप वगैरह क्या होता है। देखिए आपने क्लैंप वगैरह वर्कशॉप में देखा होगा कि उसमें क्लैंप के माध्यम से किसी भी चीज़ों को पकड़ते हैं। सेम वही चीज़ आपकी ये स्क्रू क्लैंप भी होती है। देखिए जब हम बात करते हैं स्क्रू क्लैंप की, तो क्लैंप एक ऐसी मशीन होती है जो किसी अवयव को किसी अन्य स्थिर अवयव के विरुद्ध दबाकर उसे दृढ़तापूर्वक स्थिर रखती है। यानी कि क्लैंप एक ऐसा प्रकार का मैकेनिज्म होता है जो किसी अवयव को दूसरे अवयवों के विरुद्ध, यानी कि यदि कोई चीज़ इस पे अपोजिट तरीके से फोर्स लगा रही तो उसके अपोजिट में ये वस्तुओं को पकड़ती है और उसमें जो है किसी भी प्रकार के जो मशीनन प्रक्रियाएं करने में सहायता करती है। और वही चीज़ आपकी सेम टू सेम यहाँ पर लिखी है कि क्लैंप ऐसी मशीन होती है जो किसी अवयव को किसी अन्य स्थिर अवयव के विरुद्ध दबाकर दृढ़तापूर्वक स्थिर रखती है। ऐसा प्रायः उस अवयव पर ड्रिलिंग, फाइलिंग जैसी मशीनन प्रक्रियाएं संपादित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका स्क्रू क्लैंप है जनरली इसका उपयोग जो है वो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए करते हैं और इसमें जो है इसकी सहायता से ड्रिलिंग, फाइलिंग, मशीनिंग जैसी प्रक्रियाएं करना वो आसान होता है ताकि वस्तु प्रक्रिया के समय अपने एक ही स्थान पर बनी रहे, हिले नहीं। और हमें जो भी क्रियाएं करनी हो, चाहे वो ड्रिलिंग करना हो, फाइलिंग करना हो या मशीनन करना हो, किसी भी प्रकार की क्रिया करनी हो, तो उस कंडीशन में वस्तु हमारी हिलती नहीं है। अब इस लैंप के रैम को स्क्रू की सहायता से गति प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आपका लैंप है इसको स्क्रू की सहायता से, यहाँ पर स्क्रू लगा होता है उसके सहायता से ऊपर नीचे कर सकते हैं और एडजस्ट कर हम अपना जो है वो काम वगैरह कर सकते हैं, चाहे जिस प्रकार का हमें इस पर काम करना हो। तो स्क्रू क्लैंप भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं आपका स्क्रू जैक के बारे में। तो स्क्रू जैक क्या है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जब हमें भारी बोझ उठाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हमें स्क्रू जैक वगैरह का प्रयोग करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी बड़े बड़े ट्रक या बस वगैरह पंचर हो जाते हैं तो उस समय स्क्रू जैक की सहायता से पहिए को ऊपर कर दिया जाता है, एक्सल को ऊपर कर दिया जाता है और आपका जो पहिया है वो निकाल लिया जाता है और आपका जो ट्रक का पूरा लोड है, जितना आपका लोड पहिए पर था उतना लोड आपका स्क्रू जैक पर आ जाता है, वो आसानी से बियर कर लेता है। तो स्क्रू जैक आपका वही होता है। उच्च भारों को उठाने या नीचे करने के लिए इस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक स्क्रू जैकों में भारों को उठाने या नीचे करने के लिए स्क्रू शाफ्ट का प्रयोग करते हैं जिन पर पावर स्क्रू वगैरह
बने होते हैं। अब ये किस चीज़ का बना होता है इसके भी बारे में देख लीजिए। यह स्क्रू या स्क्रू शाफ्ट एक नट के भीतर स्थिर होता है, जो कि एक कास्ट आयरन फ्रेम बॉडी पर स्थिर होता है। यानी कि जो आपका स्क्रू जैक है, इसकी जो बॉडी है वो आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है। एक सेट स्क्रू की सहायता से नट तथा फ्रेम के बीच की गति अवरुद्ध कर दी जाती है। यानी कि जो आपका एक सेट स्क्रू होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि नट और फ्रेम के मध्य जो होने वाली गति होती है उसको टाइट कर देते हैं, तो उसकी जो गति है उसको वो रुक जाती है। अब स्क्रू को एक हैंडल की सहायता से घुमा देते हैं। हैंडल का एक सिरा स्क्रू के हेड से बने एक छेद में स्थित होता है, जहां से वो सारे मैकेनिज्म आपका काम करता रहता है। स्क्रू के हेड पर एक कटोरी नुमा संरचना होती है और उसे हम कप कहते हैं। बाहर इसी कप पर टिका होता है, यानी कि कुछ आपका कटोरे के या कप के साइज पे होता है। जो सारा लोड होता है वो आपका इसी कप के जो आपका बेस होता है उसी पे आपका रुका होता है। और ये जो आपका कप बना होता है वो फिक्स होता है, जबकि स्क्रू हेड जो हैंडल द्वारा घुमाया जाता है। इस प्रकार के स्क्रू हेड तथा कप के बीच में वलयाकार संपर्क सतहों के मध्य घर्षण उपजता है, जिससे कॉलर घर्षण कहते हैं। और इस स्क्रू में दूसरे सिरे पर वाशर लगा होता है, जिससे ये जो मैकेनिज्म है वो जल्दी से अन्य चीज़ों के संपर्क में आकर कटने ना पाए, जो स्क्रू नट को बाहर से निकलने से भी रोकता है। तो आई होप स्क्रू जैक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उनके बोझ को ऊपर उठाने के लिए या नीचे उठाने के लिए हम इस मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। बाकी मैंने आपके लिए स्क्रू जैक की यार फ़ोटो नहीं लगा पाया। आप इसका स्क्रू जैक का आप फ़ोटो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसका डायग्राम देख लीजिएगा। आता है तो ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में थ्योरी वगैरह लिखनी होती है और इसका फिगर वगैरह भी बनाना होता है। तो गाइस ये थे इम्पॉर्टेंट आपके 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर, जिसको मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर करा दिए हैं। बाकी इसके पहले के जो आपके 5 चैप्टर हैं उसको मैंने आपको बहुत ब्रीफली तरीके से पढ़ाया, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, और आप प्लेलिस्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर मशीन डिज़ाइन के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप आसानी से उसको देख लीजिएगा, उसको पढ़ के जाइएगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहाँ से मिलने वाले हैं। गाइज वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का नाम है अमित टेक्निकल स्टडी, सर्च करिए, ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको PDF इसकी तुरंत की तुरंत अभी दे दी जाएगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।